हालांकि चीन की चालबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन बार बार पीछे हटने के बाद भी चाइना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार चीन के अग्रेशन पर हिंदुस्तान ने जबरदस्त अटैक किया। पीएम मोदी की अगुवाई में रक्षा मंत्री से लेकर एनएसए, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मीटिंग के बाद चीन बैकफुट पर आ गया। अब भारत में चीन के राजदूत ने विवाद को हवा न देने की बात कही और बातचीत की पहल की है। लेकिन आज हम आर्मी कमांडर्स के साथ इस बात को समझेंगे कि चीन की रणनीति क्या है। क्या जो उनके राजदूत कह रहे हैं उस पर यकीन किया जा सकता है? क्या चीन युद्ध की प्लानिंग तो नहीं कर रहा है? और इस पर बात करने के लिए कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक, जो भारतीय आर्मी के पूर्व जनरल हैं, करगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तान को धूल चटा चुके हैं। आज जब चीन की सेना गलवान इलाके में घुसपैठ कर रही है तो जनरल वीपी मलिक हमें बताएंगे कि चीन की हिमाकत का गलवान इफेक्ट क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। धन्यवाद सुशांत। सर, सबसे पहला सवाल जो हर भारतीय के मन में होगा इस वक्त, और आपका इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, आपसे बेहतर कौन हो सकता है इस बात का जवाब देने के लिए, कि क्या युद्ध भी हो सकता है जो तस्वीर बनकर निकल रही है वहां से भारत और चीन के बीच? मेरे ख्याल में युद्ध नहीं होगा, और वैसे हमको तैयार रहना चाहिए अगर वहां पर बॉर्डर स्कर्मिशेस होती है गलवान के एरिया में या पंगंगसो के एरिया में। लेकिन जो आप युद्ध कहते हैं, वॉर कहते हैं, मैं नहीं समझता कि वो होगा। जिस तरीके से चाइना के एम्बेसडर ने अभी शुरू की है बातचीत और बोला है कि चीन और चाहता है भारत के साथ में दोस्ती, तो युद्ध शायद नहीं होगा। सर, ये जो हालात बन रहे हैं, लेकिन इसकी वजह आप क्या मानते हैं? ये चीन क्यों कर रहा है? हाँ, इसकी वजह जो है वो मैं समझता हूँ भारत के रिलेटेड हैं काफ़ी, और कुछ जो है चाइना की अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है या उनका जियोपॉलिटिक्स है उसके साथ में भी रिलेटेड हैं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत के साथ में रिलेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन नहीं चाहता कि हम अपने बॉर्डर की डेवलपमेंट करें, वहाँ पर कोई रोड बनाएं या सड़कें बनाएं या पुल बनाएं, और ये उसकी एक बड़ी वजह है। जो अब हम रोड बना रहे हैं डारबुक से श्योक होते हुए दौलत बेग ओल्डी और आगे वो काराकोरम पास तक जाता है, तो ये जो गलवान वैली में हो रहा है वो उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले उन्होंने डेमचौक के इलाके में हमको एक सड़क बनाने से भी मना करने की कोशिश की थी, और तो और वो जो पाइपलाइन बना रहे थे हम वहाँ के लोकल्स के लिए, गांव वालों के लिए, उसके ऊपर भी उन्होंने इतराज़ किया था। तो सबसे बड़ा उनका शायद वजह ये है। इसके अलावा चीन की ये आदत बन गई है पीएलए की, खासकर लद्दाख के एरिया में, कि जो भी डिस्प्यूटेड एरिया हैं उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोलिंग बढ़ाकर, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाकर उसको ऑक्युपाई करना चाहता है या डोमिनेट करना चाहता है। तो ये दूसरी वजह है। तीसरी शायद जेएनके के साथ में रिलेटेड है। जब हमने आर्टिकल 35A को डिक्लेयर किया था और नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जम्मू एंड कश्मीर में, उस वक्त चीन ने खास बोला कि ये 35A उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि पिछले कई सालों से चीन की जो एटीट्यूड है जेएनके की तरफ वो बदल गई है और वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ती जा रही है। सर, क्या यह भी संभव है कि आप चूंकि 35A का जिक्र कर रहे हैं, क्या यह संभव है कि 35A का हटना और भारत के गृह मंत्री का ये कहना कि हम तो अक्साई चीन की भी बात करेंगे, हम तो चीन के उन इलाकों की भी बात करेंगे जो भारत में हमें लानी है, क्या उससे भी जो घबराहट है वो अब यहां दिख रही है? चाहे उसको घबराहट कहें या एक तिल मिलाने वाली बात कहें, इसमें कोई शक नहीं है कि वो इन चीज़ों को ठीक नहीं समझता है और इसलिए अपने जोश में आ जाता है और ऐसी कार्रवाई करता है। कुछ और जो नई बातें हैं कि अभी हमने रिसेंटली वुहान वायरस के ऊपर जो हमने बात की है और पूरी दुनिया के साथ में मिलकर बोला है कि उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये भी बात उनको अखर रही है। जो हमने एफडीआई उनकी बंद की हैं, ये भी बात उनको अखर कर रही है।
बंद तो नहीं की, रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का जो इंपोर्ट है इंडिया में उसको भी हम कम करने की कोशिश। तो ये सारी बातें जो मिल जाती हैं तो उसकी वजह से ये चीन में ज्यादा तिलमिलाहट हो रही है और वो अपना जोश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर के ऊपर। सर एक बात और बताइए कि भारत ने जो एक तरीके से आखिरी सैन्य लड़ाई किसी देश के साथ लड़ी 1999 का करगिल युद्ध, जिसमें आप नेतृत्व कर रहे थे और उनमें हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, आप उस इलाके से वाकिफ हैं, करगिल, लेह, लद्दाख, ये सारी चीजें। भारत की तैयारी और इन दुर्गम इलाकों में अगर लड़ाई की नौबत खुदा न खास्ता आ ही गई तो किस तरीके की तैयारी भारत की होगी? भारत की फौज की ताकत क्या होगी? देखिए, भारत की फौज में बहुत बदलाव आ गया है। किसी को ये सोचना कि हम 1962 की तरह फौज हमारी है, वो बिल्कुल गलत होगा। हमारी फौज ने बहुत तरक्की की है और हमारे में भी बहुत जोश है। और अभी अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो मैं समझता हूं कि भारत अच्छा उसका जवाब दे सकता है, और ये पहले भी देता रहा है। 1967 से लेकर अभी तक जहां पर भी हमारी कन्फ्रंटेशन हुई है तो उसके बीच में भारत की सेनाएं सफल रही हैं। तो मुझे अपनी सेनाओं के ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन सर इसका जवाब जब आप दे रहे हैं, मुझे लगता है दर्शकों को इसका जवाब भी मिलना चाहिए कि जब हम कई बार न्यूज में कंपैरेटिव स्टडी दिखाते हैं कि चीन की आर्मी में जो संख्या बल है वो हमसे थोड़ा ज्यादा है, उनके पास शायद सैन्य ताकत हमसे ज्यादा हो, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम उन्हें कड़ी टक्कर दे सकते हैं या हराने का मादा रखते हैं, तो क्यों? कड़ी टक्कर इसलिए दे सकते हैं कि उनके भी प्रॉब्लम है वहां पर अपने ज्यादा फौजों को लाने के लिए के ऊपर एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। वहां के खास जो हथियार होते हैं वो अलग होते हैं और उनकी भी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो इतनी दुर्गम है जैसे हमारी हैं। और इस वक्त हमने वहां पर लद्दाख के एरिया में फौज इकट्ठी कर रखी है और उसके हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजने में पहले से ज्यादा हमारी काबिलियत है। अभी सर, अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे कि चीन के राजदूत ने कहा कि हालात ठीक हैं, इसको ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहिए, सब कुछ सामान्य है। क्या चीन के राजदूत के इस बयान पर विश्वास किया जा सकता है, चीन का जो बैकग्राउंड रहा है, इतिहास रहा है, उसको देखते हुए? मैं तो हर एक चीज को जमीन के ऊपर देखना मानता हूं कि जमीन के ऊपर क्या हालत है। और सिर्फ एम्बेसडर का ये कहना शायद काफी नहीं होगा। अगर हम जब जमीन पे देखेंगे कि वो जो ट्रुप्स उनके इंक्लूड कर गए हैं, हमारे एरिया में अंदर आए हैं, जब वो वापस जाने के लिए तैयार होंगे तो उसको देखना चाहिए हमको। सर, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि चीन के सैनिक हमारे यहां अंदर दाखिल कैसे हो गए? अब आपको तो शायद मालूम है, उस इलाके में हम हर एक जगह के ऊपर तो फौजें नहीं इकट्ठी कर सकते। जो इंपॉर्टेंट जगह होती है वहां पर फौजें होती हैं और जो गैप्स होते हैं उसके बीच में पेट्रोलिंग की जाती है। तो ऐसे जगह इस एरिया में जो हैं, जो हमारे गैप्स वो बड़े हैं और उन गैप्स के बीच में कभी हम भी पेट्रोल करते हैं, उस तरफ चले आते हैं डिस्प्यूटेड एरिया में, कभी वो भी आ जाते हैं। तो इसको हर समय उस बात को देखते रहना ये नामुमकिन है इस वक्त। और सर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कई बार जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लोग ये सुनते हैं कि वो कहते हैं कि चीन के बॉर्डर पर ये होना कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसा भी आप बता रहे कि हम उधर चले गए, वो इधर आ गए। इस बार इसको इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है और क्यों लिया जाना चाहिए? एक तो ये बिल्कुल डायरेक्ट हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उसका प्रभाव होता है, जो उनकी इंट्रूजन हुई है। और जो हम सड़क कितने सालों से बना रहे हैं दौलत बेग ओल्डी की तरफ, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने का उनकी कोशिश है, उसको डोमिनेट करने की कोशिश है। आपको मालूम होगा कुछ एक लंबे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया था हमारे रक्षा मंत्री ने। और देखिए, अगर हम लंबे तौर पे देखें तो आपकी बात सही है कि हमको हर एक चीज के ऊपर चीन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसी उनकी नीति है
कि वो एग्रीमेंट भी कर लेते हैं और उसकी अनदेखी भी करते हैं, और ये उनकी हिस्ट्री रही है, ये उनका इतिहास रहा है 1993 से लेकर अब तक। तो ये बातें जो हैं अभी भी करते हैं, और मेरे ख्याल में ये बंद भी नहीं होंगी, ये आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि एरिया डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर चीन नहीं मानता कि एलएसी के ऊपर डिलिनिएशन किया जाए, नक्शों के ऊपर भी वो डिलिनिएट करने की नहीं मानते हैं, या जो जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको भी, उसके ऊपर भी लाइन नहीं लगाना मांगते हैं। तो जब तक ये बातें कंप्लीट नहीं होती हैं, ये डिलिनिएशन पूरी नहीं होती है एलएसी की, तो ये खतरा जो है हमारे लिए बना रहेगा और आगे बढ़ भी सकता है। सर, आपकी जानकारी में क्या है, चीन के कितने सैनिक भारत के हिस्से में होंगे इस वक्त? ये कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम तो जो अखबारों में पढ़ रहे हैं उसी की ही बेसिस के ऊपर मैं कह सकता हूं। मेरे ये कोई ज्यादा तादाद नहीं हो सकती है, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा तादाद को रखने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें लॉजिस्टिक्स पर प्रॉब्लम होती हैं, वो काफी होती हैं, तो वो बड़ी तादाद नहीं हो सकती है। सर, आपने चूंकि करगिल युद्ध का नेतृत्व भी किया, करगिल और लद्दाख के इस इलाके को अगर आप कंपेयर करें, क्या फर्क पाते हैं आप सर? नहीं, फर्क तो बहुत है। कारगिल की जो चोटियां थी वो बड़ी शार्प ऊपर नीचे जाती थी, और हाइट जो थी वो मैं कह सकता हूं कि 18-19 हजार तक की थी। यहां पर ऑल्टीट्यूड जो है वो 11-12 हजार से लेकर 16-17 हजार तक है, और प्लेन इलाके भी हैं जो कारगिल के इलाके में बिल्कुल नहीं थे, और वहां पर हर एक चीज के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता था। और दूसरी बात यह है कि ये लॉजिस्टिक्स की जो कम्युनिकेशन हमारी लाइन है वो इसमें लंबी है, लेकिन इस वक्त हमारे पास एयर स्ट्रिप्स हैं, न्योमा में है, फुक्चे में है, और दौलत बेग ओल्डी में भी है। तो हम दोनों जो अपनी लॉजिस्टिक्स हैं सड़कों का और एयर ट्रांसपोर्टेशन का, दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्क काफी है, और पर हर एक जगह की अलग अलग अपनी पिक्युलैरिटीज होती हैं, उसको देखना पड़ता है। तो चूंकि सर आप ये कह रहे हैं ये इसमें काफी फ्लैट इलाका भी है, तो किसी भी फौज को कोई एज है क्या? जैसे वहां करगिल में पाकिस्तान के जो सैनिक थे उनको एक एज ये था कि वो ऊपर थे, और हमारे सैनिकों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी उन चोटियों को हासिल करने में, जो उन्होंने बखूबी करके दिखाया। यहां किसी को कोई एज है क्या? नहीं, ऐसा कोई एज नहीं है। अगर उनके पास हाइट्स हैं तो हमारे पास भी हाइट्स हैं, और इस वक्त जो उनकी डिप्लॉयमेंट की हुई है, जो हमने भी की है, तो वो थोड़ा मैदानी इलाके में गलवान रिवर के आसपास की हुई है। अभी पहाड़ों के ऊपर उन्होंने कोई ऑक्यूपेशन नहीं ज्यादा की है। ठीक है, जनरल मलिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और इस कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जुड़े, और आपने अपने अनुभव से, अपनी जानकारी से दर्शकों को मन में बहुत सारे जो सवाल होंगे उनके जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।